आज का हमारा लेक्चर है किरचॉफ्स लॉ कि हमने सर्किट थ्योरी एक रेशियो के मेथड से सीखा था, आर इक्विवेलेंट निकालने के तरीके से सीखा था कि कैसे हम किसी सर्किट को सोल्व करके हम करंट फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉ। तो हम किरचॉफ के लॉज सीखेंगे कि हम सर्किट को हमें सोल्व करना है कि एक सर्किट गिवन होगा तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा या क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये बोर्ड्स के लिए है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए हमें ये दो लॉ सीखने चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला लॉ है वो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, उसमें जो सबसे पहला लॉ है उसको हमने बोला किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके और भी अलग अलग नाम हैं, या तो इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोल सकते हैं या इसको कह सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि इसमें करंट की ज़्यादातर बात होती है। तो किरचॉफ करंट लॉ, या इसको शॉर्ट फॉर्म में केसीएल भी बोला जाता है, ठीक है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ठीक है। तो ये इसका जो फर्स्ट लॉ है ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, चाहे करंट लॉ केसीएल बोल सकते हो या किरचॉफ जंक्शन लॉ बोल सकते हो। ये जो लॉ है ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the currents meeting at a point, all the current meeting at a point, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। तो ऑल द करंट, सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन in an electrical circuit in an electrical circuit is ज़ीरो। कि algebraic sum of all the current meeting at a point in an electrical circuit is ज़ीरो। जैसे मान लेते हैं कि एक सर्किट का पार्ट है कि ऐसे एक, ये कोई भी एक जंक्शन है, यहाँ पे एक करंट लेट से I1 आ रहा है, ये करंट ऐसे I2 आ रहा है, ये बाहर I3 और यहाँ से बाहर चले गए ये I4। तो इन सब का जो सम होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया जो भी नेट करंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के सम जब लिखना है तो इसमें देखो दो चीज़ें बताई गई। इसमें कहा गया कि जो भी करंट इस जंक्शन के अंदर आएगा, जैसे ये जंक्शन है, ये वाला I1 करंट अंदर आ रहा है तो I1 को पॉजिटिव ट्रीट करना है। करंट गोइंग इनटू द जंक्शन, उसको कैसे ट्रीट करना है, पॉजिटिव। एंड करंट कमिंग आउट ऑफ जंक्शन, उसको आप ट्रीट करो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे करके एक साइन कन्वेंशन बनाया हुआ है। तो इसके हिसाब से चलो इसमें लिखते हैं। इसके हिसाब से क्या लिखा गया, ये गोइंग इन, ये गोइंग इन, तो दोनों का सम I1 प्लस I2, ठीक है। ये बाहर जा रहा है तो ये माइनस I3, और ये भी बाहर जा रहा है तो ये माइनस I4। इन सब का सम ज़ीरो होना चाहिए। तो देखो इससे एक बात पता चल गई, I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4। तो देखो इसका सेकंड डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि I1 प्लस I2 की वो करंट है जो जंक्शन के अंदर आ रहे हैं, और I3 I4 वो करंट है जो जंक्शन के बाहर जा रहे हैं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि टोटल करंट गोइंग इनटू द जंक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन। तो इसका एक डेफिनेशन हम ये भी बना सकते हैं, इट स्टेट्स दैट at any junction in an at any junction in an electrical circuit sum of current entering the junction, sum of current
entering the junction should be equal to sum of current leaving the junction। ठीक है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो किसी भी एक जंक्शन पे नेट करंट कमिंग इन शुड बी इक्वल टू नेट करंट गोइंग आउट। और इस सब का सब किस पे होगा, किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे होगा, एट एनी जंक्शन। ठीक है, जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे वायर्स आके मीट करती है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। चलो इसका एग्जांपल करते हैं कि ठीक है, लेट्स से कि ऐसे एक जंक्शन गिवन है, यहाँ से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहाँ करंट निकल गया लेट्स से 7 एम्पियर, ये करंट ऐसे गया 2 या 4 एम्पियर। ठीक है, तो हमें इसमें करंट फाइंड आउट करना है। अब मुझे इसमें डायरेक्शन पता नहीं है, चलो इसमें चीज़ें सीखते हैं। एक तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें करंट कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन कुछ भी अज्यूम कर लो, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसको ऐसे मान लिया कि जो भी करंट है आई, ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करो, ये साइन कन्वेंशन यूज़ करके किसी भी एक जंक्शन पर लिखो कि देखो ये 3 जंक्शन के अंदर आ रहा है तो +3, ये बाहर जा रहा है -4, ये भी बाहर जा रहा है -7, ये भी बाहर जा रहा है -i शुड बी इक्वल टू 0। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया, i इधर चले जाएगा 3 - 11, ये आ गया -8 एम्पियर। तो करंट नेगेटिव होने का क्या मतलब है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन बताता है, नेगेटिव साइन shows that direction of current is opposite। कि जो भी हमने डायरेक्शन माना है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और सेम अमाउंट का। तो इसका मतलब है इसमें बस ये कहना चाह रहा है, दैट मीन्स 8 एम्पियर करंट is flowing into the junction। कि 8 एम्पियर का करंट, मतलब ये जो 8 एम्पियर का करंट है ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी ऐसा बोल सकते हो कि नेट करंट कमिंग इन शुड बी इक्वल टू नेट करंट गोइंग आउट। 3 एम्पियर का करंट आया, 8 एम्पियर का आया, तो टोटल करंट 11 जंक्शन के अंदर आया और 11 ही जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सबसे पहला लो है बहुत बेसिक लो है, किरचॉफ करंट लो। इसको करंट लो इसलिए बोलते हैं कि करंट के ऊपर बात करते हैं, किरचॉफ जंक्शन लो क्योंकि जंक्शन के ऊपर ये लो लगाया जाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि जो KCL है, KCL, ठीक है, ये किस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है। देखो किसी भी एक जंक्शन पे जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। करंट का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है 1 सेकंड में जितना चार्ज जंक्शन के अंदर आएगा उतना ही चार्ज जंक्शन के बाहर जाएगा। किसी भी एक जंक्शन पे जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, तो जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर चले जाएगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन, KCL इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि एक जंक्शन पे जितना चार्ज अंदर आएगा उतना ही चार्ज बाहर चले जाएगा, तो चार्ज इज कंजर्व। इसमें जो सेकंड लॉ आता है वो तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये था, ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, इसको और भी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया KVL, या इसको ऐसे भी बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ।
ठीक है, तो चलो इसकी बात करते हैं कि ये क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of change in potential difference in any closed loop is इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि एक कोई भी एक क्लोज लूप होगा, ठीक है, इसलिए इसको लूप लो बोलते हैं, कि किसी भी क्लोज लूप में जितना भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है उन सब का एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होगा। कि मतलब किसी भी एक लूप में नेट पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो नेट पोटेंशियल चेंज कितना होता है, ज़ीरो। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस रखा हुआ है, ये बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसे बैटरी हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस पूरे सर्किट में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। और ये मान लेते हैं ये E1 है और ये R1 है, ये E2 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लूप लो लगाने की कोशिश करते हैं। हमने एक एक पॉइंट का नाम दे दिया, ये पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये कहना चाहता है कि किसी भी क्लोज लूप में अगर आप सबका एल्जेब्रिक सम लिखोगे इन क्लोज्ड लूप, तो सबका जितना भी एल्जेब्रिक सम लिखोगे किसका, चेंज इन पोटेंशियल का, ये सब कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो चलो इसके हिसाब से हम लिखते हैं कि हमने लूप डिसाइड किया क्लोज लूप A B C D A, इसका मतलब हम A से लेकर B C D फिर वापस इसी जगह पे आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, डेल्टा V ज़ीरो होना चाहिए। तो चलो इसका डेल्टा V लिखते हैं। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि हम जो भी बैटरी पे प्लस माइनस लगाते थे तो वो बैटरी के पोटेंशियल्स को देख के लगाते थे कि ये लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल। और करंट में प्लस माइनस लगाते हैं, सॉरी रजिस्टर में प्लस माइनस लगाते हैं करंट की डायरेक्शन को देख के। तो करंट अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है, तो इसको हम प्लस बोलेंगे और इसको माइनस बोलेंगे। तो करंट ऐसे गया, ये बैटरी का प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, करंट ऐसे मूव कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा IR1, ठीक है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप E2, इसके अक्रॉस हो जाएगा IR2, ठीक है, I/R2, ठीक है। और चलो ये हो गया E1। तो हम इसके अंदर चीज़ें लिखते हैं कि सबसे पहले अगर हम माइनस से प्लस में जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, तो पॉजिटिव है, और प्लस से माइनस में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो वो नेगेटिव हो गया। तो चलो इसके अंदर भी लिख लेते हैं कि इसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर इफ़ वी मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टू लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव, अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब है पोटेंशियल प्लस से माइनस गए, पोटेंशियल कम हुआ तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो उसको कैसे लेना है, नेगेटिव, ठीक। एंड इफ़ वी मूव फ्रॉम, इफ़ वी मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टू हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव प्लस साइन, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इसमें पोटेंशियल गेन होता है, पोटेंशियल गेन होगा, और पोटेंशियल गेन होगा तो उसको कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो सबका सम लिखना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे इस वाले लूप में, तो ए से लेकर यहाँ ऐसे चल रहे, तो जब यहाँ से यहाँ गए तो माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल का गेन हुआ प्लस E1, फिर यहाँ गए तो प्लस से माइनस पोटेंशियल लूज़ हुआ और माइनस R1 लूज़ हुआ, माइनस I/R1, फिर यहाँ गए तो पोटेंशियल लूज़ हुआ तो माइनस E2, फिर वापस यहाँ आए तो पोटेंशियल और लूज़ हुआ, प्लस से माइनस गए तो माइनस I/R2, फिर वापस इधर ही आ गए, तो सबका सम कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है।
तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या बताता है, वोल्टेज के बारे में बताता है कि एक क्लोज लूप में चलो, क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो बैटरी हो, जितने भी ये सबका पोटेंशियल ड्रॉप लिखो और सबका सम कितना कर दो, 0। और ये उसका साइन कन्वेंशन होगा। जैसे KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है कि चार्ज कंजर्व होता है किसी भी जंक्शन के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही KVL जो है, जैसे हम इसको नाम रहे हैं KVL, तो KVL किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसके लिए पहले सीखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लिखें KVL, ठीक है, चलो जैसे मान लो कि एक क्लोज लूप है, एक ऐसे ही एक क्लोज लूप है, ठीक है। एक क्लोज लूप में अगर हम आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन एनी क्लोज्ड लूप, ठीक, डेल्टा V कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं इसमें वर्क डन लिखूँ, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, जिसमें कोई भी एक Q चार्ज मूव कर रहा है पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक, ठीक है, A से लेकर B तक मूव कर रहा है, ये Q चार्ज घूम के वापस इधर आ गया, इधर ही आ गया, तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A to B विल बी कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V तो 0 है, मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0। इस चार्ज को यहाँ से लेकर पूरा घुमाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है जितनी भी इस चार्ज ने एनर्जी गेन की होगी और एनर्जी लूज़ की होगी, जितनी एनर्जी गेन करेगी उतनी एनर्जी ये लूज़ कर देगा। तो KVL इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। KCL कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है और KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। चलो इस पे सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और उसके साथ एक बैटरी है 16 वोल्ट की, तो हमें पता लगाना है इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। अगर हमें पता है कि अगर हम पहले किरचॉफ फ्लो नहीं सोचे तो हमें क्वेश्चन सोल्व करना आता है। इसका हम R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, 3 + 1 4 ओम आएगा, ठीक है। तो करंट कितना आ जाएगा, I विल बी 16/4 मतलब 4 एम्पियर करंट आ गया। अगर मुझे इसमें पोटेंशियल्स निकालने तो V1 रेशियो V2 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन अगर हमें ऐसा बोला गया होता कि यही क्वेश्चन को सोल्व करो यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो यूजिंग किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ये देखेंगे करंट का हम डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। उसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी, जैसा मर्जी हो, करंट का डायरेक्शन अज्यूम करो, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें करंट ऐसे I मान लिया है, तो अगर हम इसमें करंट ऐसे मानते हैं तो सेम करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा I, ठीक है, और इसमें भी ऐसे करंट फ्लो करेगा I। तो अब इसमें प्लस माइनस मार्क करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। करंट ऐसे जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखा हमने कि I इंटू 1, I इंटू 1, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 3 इंटू I, ठीक है, और इसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 16 का। तो हम सबसे पहले इसमें नाम देते हैं A B C D। तो हमने क्या किया, हमने क्लोज लूप अज्यूम किया। हम किसके अंदर लूप लो लगा रहे हैं, इस वाले क्लोज लूप में लगा रहे हैं, तो क्लोज लूप का नाम हमने दे दिया A B C D A। तो ऐसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चलो लिखना शुरू करते हैं। जब हम यहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट करें, A से B, B से फिर C गए, तो यहाँ गए तो प्लस से माइनस गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो -3I। फिर यहाँ आए तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ -1I, और फिर यहाँ पर पोटेंशियल गेन हो गया, माइनस से प्लस गए, +16 शुड बी इक्वल टू 0। तो I 4I विल बी 16। तो I कितना आ गया, 16/4 4 एम्पियर। अब I जो है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब है जो भी हमने डायरेक्शन माना वो ठीक था, कि हमने ऐसे डायरेक्शन माना था तो ऐसे आ गया। अगर I नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब है जो हमने डायरेक्शन माना है करंट का, करंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर एक सिंपल लूप होता है, जैसे ये एक लूप का क्वेश्चन हो गया, तो इसमें किरचॉफ लॉ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इसको R इक्विवेलेंट से भी कर सकते हैं या बाकी और मेथड से भी कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें लूप्स ज़्यादा होंगे तो उसमें कैसे काम करता है ये, कि अगर सिंगल एक लूप है तो उसमें किरचॉफ लॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर और थोड़ा टिपिकल सर्किट्स आते हैं जिसमें 1 2 या 3 लूप बन रहे होते हैं तो उसको किरचॉफ लॉ से करना चाहिए। तो चलो इसमें हमें क्वेश्चन दिया गिवन है कि अगला क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे एक सर्किट गिवन है, तो हमें हर ब्रांच से इसमें करंट फाइंड आउट करना है।
फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, और ये सब कुछ हमें यूज़ करना है किरचॉफ लॉ से। इसको सोल्व करने के और भी मेथड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। पहले इसको किरचॉफ लॉ से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, ये ई और ये एफ। फिर इसमें क्या करना है, इसमें करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले करंट निकालना है। तो किसी भी ब्रांच में कोई भी आप करंट मान सकते हो। जैसे इसमें मैंने मान लिया कि ये I1 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, यही I1 करंट इसमें जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें करंट ये I2 आया। तो देखो इस एक जंक्शन पे एट जंक्शन ए, किसी भी एक इस वाले जंक्शन पे बात करें तो ये दोनों करंट अंदर आ रहे हैं, तो इसमें से एक करंट बाहर चले जाएगा। तो एक करंट हमें लिखना है कितना करंट बाहर जाएगा। तो ये मैंने जो करंट लिखा वो कितना, कि टोटल करंट I1 प्लस I2 करंट अंदर आ रहा है, तो उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो ये वाला करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, करंट इन ए ई, वो हमने कैसे लिखा, जंक्शन लो लगा के I1 प्लस I2। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कितने वेरिएबल मानने हैं। जैसे इसमें मैंने 2 वेरिएबल माने, इसमें 2 लूप दिख रहे हैं, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। तो इसमें मैंने 2 ही करंट अज्यूम कर लिया, I1 प्लस I2, एक करंट I1 और एक करंट I2। अब क्या करना है, इसमें हम लूप लो लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो 2 लूप्स हमने सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो एक लूप हमने ये ले लिया और एक लूप हमने ये ले लिया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया 1। तो इसमें अगर हम मूव करेंगे, हम इसमें ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, और इसमें हम मूव करेंगे ऐसे, और इसको हमने नाम दे दिया 2। तो सबसे पहले इसमें प्लस माइनस मार्क करते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। इसमें करंट नीचे जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस। इसमें देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है तो ये प्लस माइनस, और इसमें ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सभी नहीं लिख रहे, करंट इनटू रेजिस्टेंस उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ये वाला लूप लेते हैं, ए ई एफ बी, ये, ठीक है। तो चलो इसके अंदर बात करते हैं, इन लूप हम कैसे जा रहे हैं, ए ई एफ बी ए। तो ए ई एफ बी ए, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं, तो चलो इसके अंदर हम ये वाली बात लिखते हैं कि इसके अंदर कैसे इसमें लूप लो लगाएंगे। तो सबसे पहले चलो यहाँ से यहाँ गए, तो प्लस से माइनस पोटेंशियल एक तो ड्रॉप हुआ, कितना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये 2 I1 प्लस I2। फिर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ -4। फिर यहाँ से, फिर यहाँ गए तो माइनस से प्लस आए तो +6। फिर प्लस से माइनस गए, कितना, करंट है I2 और रेजिस्टेंस है 3, तो इसको हमने लिखा 3I2 शुड बी इक्वल टू 0। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा 2I1 प्लस 5I2 शुड बी इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो ये बन गया। तो इसको हमने नाम दे दिया, लेट्स से इसको हमने लूप 2 बोला है, तो इसको हमने नाम दे दिया 2, ठीक है। दूसरे में लगाते हैं, इन लूप, इसको हमने नाम दिया ऐसे A B C D A, A B C D A, ठीक है। तो इसमें अगर हम लूप लो लगाएं तो इक्वेशन देखो, जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो जब यहाँ से यहाँ आए तो माइनस से प्लस आए तो प्लस 3I2, फिर प्लस से माइनस गए तो -6, फिर यहाँ फिर ऐसे माइनस से प्लस गए +30, फिर प्लस से माइनस गए तो माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो 6I1 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 2I1 माइनस I2 शुड बी इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया, ये बना इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन है और इनको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को सोल्व करना है, तो
अगर मैं इसमें से ये वाला इक्वेशन माइनस कर दूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, इसमें से ये वाला इक्वेशन माइनस कर दो तो इसमें से 2i से 2i कैंसिल, 5i2 माइनस ऑफ माइनस i2, हमारे पास बच जाएगा 6i2 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 6, तो हमें i2 मिल गया -1 एम्पियर। ठीक है, चलो ये माइनस का देखेंगे अभी ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको हमने पुट कर दिया दूसरे इक्वेशन में, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये जो भी आंसर आया इसको हमने पुट किया, पुट i2 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, हमने कर दिया, चलो 1 में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 1, तो हमने इसमें पुट किया तो ये निकल के आया 2i1 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा i1 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7/2, तो ये आ जाएगा 3.5 एम्पियर। देखो करंट तो हमें फाइंड आउट हो गया। अगर हम इसको ओवरऑल लिखें, इसमें जो नेगेटिव साइन है वो हमें बताता है, नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, जो भी हमने करंट का डायरेक्शन अज्यूम किया था वो उसका अपोजिट डायरेक्शन है। तो एक्चुअली नेगेटिव साइन शोज दैट I2 moves in opposite डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल देखो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया था, ये पॉइंट ए हो गया था, ये 30 वोल्ट 6 ओम 6 वोल्ट 3 ओम 2 ओम 4 वोल्ट। अगर हम इसमें लिखें कि ओवरऑल जो करंट मूव कर रहा है वो कैसे कर रहा है कि I1 पॉजिटिव है, तो जो हमने डायरेक्शन माना ठीक था, तो यहाँ से मूव कर रहा है 3.5 एम्पियर। ये जो 3.5 एम्पियर है वो यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद I2 इधर मूव नहीं कर रहा है, I2 इधर मूव कर रहा है, तो I2 ऐसे गया कितना, 1 एम्पियर का, तो ये करंट ऐसे जाएगा और यहाँ से 1 एम्पियर निकल जाएगा, 3.5 यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी जाएगा 3.5 एम्पियर। अच्छा, इसमें कितना, I1 प्लस I2, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये जो भी डायरेक्शन है ठीक है। तो यहाँ पर करंट कितना गया, 2.5 एम्पियर। ये करंट ऐसे जाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी 2.5 एम्पियर। देखो कि इस एक जंक्शन के ऊपर 3.5 करंट अंदर आ रहा है, 1 और 2.5 बाहर जा रहा है, तो इस पर KCL काम कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे भी KCL काम कर रहा है, 1 + 2.5 इक्वल टू 3.5, तो सब कुछ सही हो गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, हमें जो दूसरा क्वेश्चन था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, तो ये बीच वाला सेक्शन उठा के यहाँ रखो, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट ए है, और इसमें करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। ये हो गया 6 वोल्ट और ये हो गया 3 ओम। अब हमने जब लास्ट टाइम पे सीखा था कि दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं, कि आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हो, मैं ए टू बी जा रहे हैं, ए से लेकर बी जा रहे हैं, ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, बैटरी के पोटेंशियल्स को देख के इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 3 × 1 3 वोल्ट, और इसमें 6 वोल्ट। तो चलो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, पोटेंशियल एट ए वी ए, यहाँ गए तो प्लस से माइनस, -3 प्लस से -6 इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस वी बी, ये आ गया 9 वोल्ट। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और करंट इन विच रेजिस्टेंस भी पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक लूप था, तो इसलिए हमने उसमें किरचॉफ लॉ से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसमें 2 लूप थे, तो इसमें हमने किरचॉफ लॉ यूज़ कर लिया। इसको सोल्व करने का एक और तरीका होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी एक तरीका है, नोडल एनालिसिस एक तरीका है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो पहले किरचॉफ लॉ के ऊपर आज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं।
किरचॉफ लॉ में बस ध्यान देना है कि इक्वेशन सही बने और उसका सॉल्यूशन ठीक करें, तो उसमें सारा आंसर ठीक आता है। लास्ट में जाके आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि जो भी आंसर आया है, आप जंक्शन लॉ यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर जंक्शन लॉ लगा लो, अगर वो सबको सही बैठ रहा है इसका मतलब है कैलकुलेशन ठीक है। माइनस साइन हम ये बताता है कि जो भी डायरेक्शन हमने माना होगा वो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप लूप में कहीं पे भी कैसे भी चल सकते हो, करंट का कोई भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हो। हाँ, जितने वेरिएबल अज्यूम करोगे उतना ही आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 लूप थे तो दो वेरिएबल बनेंगे, 3 लूप होंगे तो 3 वेरिएबल बनेंगे। तो ठीक है, हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है ऐसे है, ये पूरा एक सेल है जी और ये वाला पूरा एक सेल है एच। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। तो यहाँ पर करंट पता चलेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, इन दो पॉइंट के बीच का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और ए और डी के बीच का। तो एक्चुअली हमें इसको सोल्व करके पहले करंट निकालना है, देन उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि करंट कुछ भी अज्यूम करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि इसको मैं फर्स्ट लूप बोलता हूँ, तो ये पहला लूप है। ठीक है, तो इसमें मैंने करंट कुछ भी अज्यूम कर लिया, ये I1 करंट है। इसको मैंने कहा कि ये दूसरा लूप है, ये वाला दूसरा लूप है, तो इसको मैंने मान लिया कि इसमें करंट जो मूव कर रहा है वो I2 मूव कर रहा है। तो देखो इस वाले पॉइंट पे जंक्शन लो लगाएंगे तो I1 प्लस I2, ये वाला करंट आ जाएगा I1 प्लस। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि एक सर्किट था, उसके अंदर ऐसे ये वाला सेल जी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सेल जी है, ये पूरा सेल एच है। ठीक है, और ये बैटरीज वगैरह लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो पॉइंट्स मैंने मार्क किए ए बी डी और सी। तो इस वाले पूरे सर्किट में हमें सोल्व करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। तो इसके और इसके वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस सेल जी, तो जी सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये पूरा अगर एक सेल है तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और सेल एच डी और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको किरचॉफ लॉ लगा के हम करंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर करंट I1 मान लिया, ठीक है, और इसमें करंट I2 मान लिया। तो इस वाले पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगाते हैं, तो I1 प्लस I2, ये वाला जो भी करंट आएगा ये इन दोनों के सम के बराबर हो गया, I1 प्लस I2। तो जो करंट इसमें मूव करेगा वही इसमें मूव करेगा, तो ये वाला करंट भी I1 प्लस I2, ये I2, ये भी I2, और यहाँ से ये I1 जा रहा है तो ये भी I1 ऐसे जाएगा। तो मैंने ना ऐसे करंट अज्यूम कर लिए। इसमें 2 वेरिएबल हैं तो 2 ही इक्वेशन चाहिए, तो 2 लूप अज्यूम करने थे। तो मैंने एक लूप ये मान लिया, इसको मैंने नाम दिया 1, और इसमें हम ऐसे मूव करेंगे। इस वाले लूप को मैंने नाम दिया 2, और इसमें भी हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लिखते हैं हम जाते हैं बी ए डी बी। हम लूप 1 की बात कर रहे हैं, तो लूप 1 में हमने लूप डिसाइड किया, लूप ये वाला बी ए डी बी। ठीक है, तो चलो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है। पहले यहाँ से यहाँ जाते हैं, मार्किंग करते हैं। करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये लोअर, ये हायर लोअर। करंट ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस। फिर इसमें मार्किंग करनी है, करंट ऐसे जा रहा है प्लस माइनस। इसमें करंट लेफ़्ट को जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। करंट इसमें नीचे आ रहा है तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। प्लस माइनस मार्किंग कर दी। तो चलो लूप इसके अंदर बात करते हैं बी ए डी बी। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लस से माइनस, तो -3I1, फिर यहाँ पर माइनस से प्लस, +3, फिर यहाँ गए प्लस से माइनस तो -1, फिर यहाँ गए प्लस से माइनस, -I1 इंटू 1, तो I1, ठीक है, इंटू चलो 1 भी कर देते हैं। ठीक है, फिर इधर आ रहे हैं तो ये लूप 1 है, तो जब यहाँ जा रहे हैं तो माइनस से प्लस, तो प्लस हो गया। करंट इंटू रेजिस्टेंस 2I2 शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिली 2I1 माइनस I2 शुड बी इक्वल टू 1। इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने देखा दूसरा लूप, लूप बी डी सी बी। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो प्लस से माइनस, तो -2I2, फिर यहाँ गए तो प्लस से माइनस, -2I1 प्लस I2, फिर यहाँ माइनस से प्लस तो +2, फिर प्लस से माइनस तो -1, फिर यहाँ गए तो प्लस से माइनस, एक तो माइनस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 1 इंटू I1 प्लस I2। इसको जब सोल्व करेंगे तो इससे हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगा
3i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना ये सेकंड इक्वेशन बना। अब दो इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2 वी गेट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा i1 की वैल्यू आएगी 6/13, 6/13। ये दो इक्वेशन को सोल्व करना है बस, तो आंसर इससे आ जाएगा 6/13 एम्पियर, और i2 आ जाएगा -1/13 एम्पियर। मतलब ये तो बताता है कि i1 पॉजिटिव है, मतलब ये तो करंट ऐसे ही मूव करेगा, जबकि i2 नेगेटिव आया, मतलब करंट b से d नहीं जा रहा है, करंट d से b आ रहा है। इसका मतलब है i2 मूव्स फ्रॉम d टू b, तो जो करंट है वो d से b की तरफ मूव कर रहा है। अब हमें क्या करना था, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने थे, तो b और d के बीच का, तो मैंने ये वाला सेगमेंट अलग किया। तो इस सेगमेंट को अलग करके जब लिखेंगे तो चलो इस वाले सेगमेंट को देखते हैं। मैंने इसको ऐसे देखा कि ये जो करंट है, रेजिस्टेंस है, वो ये है, ये पॉइंट d है और ये वाला पॉइंट b है, और करंट अब कहाँ से, d से b आ रहा है, कितना, 1/13 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है। तो ठीक है, तो हमें करंट फाइंड आउट करना, सॉरी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया कि हम जा रहे हैं b टू d मूव कर रहे हैं, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो पोटेंशियल एट b, यहाँ पे प्लस माइनस से प्लस गए तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2 × 1/13, तो कितना हो गया 2 × 1/13 इज इक्वल टू Vd। तो Vb माइनस Vd ये कितना आ गया, ये आ गया -2/13 वोल्ट। हमें निकालना है सेल जी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो सेल जी ये पूरा है, तो ठीक है सेल जी, ठीक है, तो मैंने ये वाला सेगमेंट अलग रखा। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, 3 ओम 3 वोल्ट, और इसमें करंट मूव कर रहा है i1, और i1 की वैल्यू 6/13, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है 6/13 एम्पियर। तो इसमें प्लस माइनस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो इसमें हम जा रहे हैं B टू A, तो VB, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, एक तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, ये हो जाएगा 3 × 6/13, यहाँ पर माइनस से प्लस, तो +3 इज इक्वल टू VA। तो आंसर आएगा VA माइनस VB, ये आ जाएगा 21/13 वोल्ट। ऐसी अगर हम बात करें सेल H की, तो सेल H के लिए हम क्या डायग्राम बना सकते हैं, तो सेल H ये वाला है, तो सिर्फ D और A के बीच का बनाना है। ये A हो गया, ये D हो गया, 1 ओम 1 वोल्ट, और इसमें करंट ऐसे ऊपर ही जा रहा है, तो ये करंट ऐसे गया i1 6/13 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ये प्लस माइनस, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हम A टू D जा रहे हैं, तो जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा VA, प्लस से माइनस तो -1, फिर प्लस से माइनस -1 × 6/13 इज इक्वल टू VD। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा VA माइनस VD इज इक्वल टू 19/13 वोल्ट। इसमें एक NCERT का क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे करके एक ये लूप दिया हुआ है, सर्किट है, और इसमें ऐसे करके लूप्स दिए हुए हैं, रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, बैटरीज दी हुई हैं, सबका नेमिंग किया गया है। इसमें पूछा है कि करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ दी सर्किट, की हर एक ब्रांच में से कितना करंट मूव करेगा, तो ऐसे नाम दिए हुए हैं सबके। तो हम क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें करंट बांटना शुरू करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से इस वाले सर्किट में
I1 करंट गया कि यहाँ से C से लेकर A में करंट मूव कर रहा है I1, ठीक है। तो ये करंट ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा I1, ठीक है। तो I1 में से I2 इधर निकल जाएगा, I1 में से I2 इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ कितना मूव कर जाएगा, यहाँ मूव करेगा I1 माइनस I2, ठीक है। तो सेम करंट ऐसे मूव कर रहा है I1 माइनस I2, ठीक है। फिर इसमें मैंने मान लिया कि ये जो ये वाला ब्रांच है इसमें I3 मूव कर गया, I3, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये करंट चला गया I3। इसमें देखो इस वाले जंक्शन पे अगर जंक्शन लो लगाएंगे I2 प्लस I3, ये नीचे करंट आ जाएगा। तो ये जो करंट मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं I2 प्लस I3। तो यहाँ से जो करंट मूव कर रहा है ये कर रहा है I2 प्लस I3। इस पे जंक्शन लो लगाओ तो इस पे करंट आ जाएगा कि I2 प्लस I3 में से I1 इधर चला गया, तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा I1 प्लस I2 माइनस I3। तो इसमें से ये वाला करंट मूव कर रहा है। यहाँ पर देखो I2 प्लस I1 माइनस I3 प्लस I1 माइनस I2, तो I3 करंट बच जाएगा। तो ऐसे करके हमने KCL यूज़ करके इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 लूप डिसाइड करने हैं। तो हमने एक लूप इसको बोल दिया, एक इसको बोल दिया और एक इसको बोल दिया, ठीक है। तो चलो इसमें इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने लूप 2 बोला और इसमें ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। इसको लेट से मैंने लूप 1 बोला, इसमें ऐसे मूव करेंगे और इसमें ऐसे मूव कर जाएंगे। इसको मैंने 3 बोला और इसको ऐसे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लूप 1 में। तो हमने लूप लिया है ये लूप 1 को स्टार्ट कर रहे हैं ADCA, ठीक है। चलो इसमें मार्किंग करते हैं प्लस माइनस, तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है तो ये माइनस, ये प्लस। अच्छा इसमें करंट इधर गया तो ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। तो चलो इसकी बात करते हैं पहले, यहाँ से यहाँ लिखते हैं। तो प्लस से माइनस गए, -4 I1 माइनस I2, उसके बाद फिर यहाँ गए तो माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल बढ़ा, प्लस करंट रेजिस्टेंस इनटू करंट I1 प्लस I2 माइनस I3, फिर इधर गए तो प्लस से माइनस, माइनस I1 इंटू 1, फिर माइनस से प्लस गए तो प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको अगर सोल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा इक्वेशन बना, लेट से फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम लूप लिखते हैं ये वाला। तो सेकंड हमने लूप लिखा है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये ऐसे लिख दो CBAC। तो सेकंड लूप का नाम हो गया, लूप हो गया CBAC। तो चलो यहाँ से यहाँ करंट नीचे आ रहा है तो ये आ गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, करंट ऐसे गया तो ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो इसके अंदर लिखते हैं C से लेकर B गए तो प्लस, माइनस से प्लस गए तो प्लस 2I1 प्लस I3, देन फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो माइनस से प्लस गए तो प्लस 4I2, फिर यहाँ आएंगे तो प्लस से माइनस, -10, फिर माइनस से प्लस, प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 इंटू 1 शुड बी इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये जो इक्वेशन बनेगी ये हो जाएगी I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 शुड बी इक्वल टू 10। तो ये वाला जो इक्वेशन बना ये बना सेकंड, ठीक है। लूप 3 की बात करते हैं। तो लूप 3 हमने जो लिया है यहाँ पे, लूप 3 हो गया हमारा ये। तो D से स्टार्ट करते हैं, DEBCD, DEBCD, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस, ये प्लस हो गया। तो चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं D से, फिर यहाँ गए तो माइनस से प्लस,
ये हो जाएगा +5, ठीक है। फिर ऐसे आ रहे हैं प्लस से माइनस, -2 I2 प्लस I3, फिर यहाँ गए प्लस से माइनस, -2I1 प्लस I2 माइनस I3 शुड बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू -5। तो ये बनी इक्वेशन 3। अब देखो 3 इक्वेशंस हैं, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गए, तो इनको अगर साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो ऑन सोल्विंग 1, 2 एंड 3 हमें क्या क्या आंसर्स मिलेंगे। I1 की वैल्यू आ जाएगी 2.5 एम्पियर, I2 आ जाएगा 0.625 एम्पियर और I3 आ जाएगा 1.875 एम्पियर। इन तीनों को इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो I1 I2 I3 आएगा। देन हमें तो ये ब्रांचेस के अंदर करंट फाइंड आउट करने थे, तो ब्रांचेस के अंदर करंट मिलेंगे, तो ब्रांचेस के अंदर करंट जैसे बी से लेकर सी वाली जो ब्रांच है इसमें करंट मूव कर रहा है I2 प्लस I3। तो अगर आप I2 और I3 को ऐड करोगे ये हो जाएगा 2.5 एम्पियर। DEB इसमें करंट मूव कर रहा है I3, तो ये हो गया I3 इज इक्वल टू 1.875 एम्पियर। AB में कैसे मूव कर रहा है, I2 करंट मूव कर रहा है, तो I2 विल बी 0.625 एम्पियर। CA के अंदर मूव कर रहा है I1 करंट, ठीक है, C से लेकर A I1 करंट मूव कर रहा है, तो I1 की वैल्यू है 2.5 एम्पियर। अच्छा, A से लेकर D में I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 ये वैल्यू आती है 1.875 एम्पियर। और C से लेकर D में मूव कर रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। जब तीनों का सम I1 प्लस I2 माइनस I3, तो इन सबको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 0 एम्पियर। मतलब C से लेकर D में कोई भी करंट मूव नहीं कर रहा है, मतलब C और D जो है इक्वी पोटेंशियल है, तो C और D का पोटेंशियल सेम है।